अग्निपथ स्कीम वरदान या अभिशाप? आज पूरा देश इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढता दिख रहा है, पर इस प्रश्न का उत्तर छुपा है एक दूसरे प्रश्न में, देश या देशवासी। क्या कोई स्कीम देश के लिए अच्छी हो सकती है जिस पर देशवासी हंगामा मचाएं? अग्निपथ में आपका स्वागत है। अग्निपथ स्कीम के आते ही वो सभी लोग जो भारतीय सेना को किसी ना किसी समय पर किसी ना किसी तरीके से बैड लाइट में दिखाया करते थे, वो सभी के सभी आर्मी के हितैषी होते हुए दिख रहे हैं आज। एयर स्ट्राइक या गालवान पर सेना को झूठा बोलने वाले लोग हों। What did we really attack? Did we really kill 300 people? I don't know that. As a citizen, I'm entitled to know. या ऐसे लोग जो आर्म फोर्सेस को गालियां देते हैं, बोलते हैं कि भारतीय आर्मी महिलाओं और बच्चों पर जबरदस्ती करती है। कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है सुरक्षा बलों द्वारा। वो भी आज भारतीय सेना के हितैषी बनकर बात कर रहे हैं। आप सबसे पहले देश की जनता को ये बताइए कि इस योजना की जरूरत क्या है। उससे पहले क्या आर्मी में लोग बहाल नहीं होते थे? प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार की ये स्कीम आर्मी को बर्बाद कर देगी, पर आर्मी चीफ का कहना है कि ये स्कीम तीनों सेनाओं के चीफ और पूर्व सीडीएस बिपिन रावत जी ने मिलकर तैयार की थी। एंड ये सीरियस वर्क पहले तीनों चीफ जनरल रावत मिलके एंड कई लोगों से इसके बारे में डिस्कशन करी। आप किस पर भरोसा करेंगे वो आपको तय करना है, पर थोड़े समय में जो कल तक किसान थे वो जवान बनकर आएंगे और भारत की सड़कें फिर से ठप पड़ी दिखाई देंगी। बिहार से चला एक हिंसक आंदोलन आज देश के कई राज्यों, कई शहरों तक पहुंच गया और हिंसा लगातार बढ़ती रही। कई ट्रेन, कई पब्लिक, कई प्राइवेट वाहन एवं प्रॉपर्टी अग्नि के हवाले कर दिए गए। सेना ने इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि जो भी युवा इस प्रकार के प्रोटेस्ट में दिखा, उसके लिए आर्मी के गेट अभी के अभी बंद कर दिए जाते हैं। उसके साथ उसका पुलिस वेरिफिकेशन होगा ही होगा। अगर ना जाने किसी वजह से एफआईआर लॉन्च उसके ऊपर लॉन्च हुआ तो वो नहीं आ सकता। इट इज सिंपल। इस पूरे प्रदर्शन के हिंसक होने के दो बड़े कारण थे, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स। युवाओं को व्हाट्सएप ग्रुप्स में फेक न्यूज इस स्कीम के बारे में भेजी गई, युवा उग्र हुआ और हिंसा हो गई। सरकार ने करीब 36 व्हाट्सएप ग्रुप्स को बंद करा है, कई लोगों को अरेस्ट किया गया है और कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर छापे मारे गए हैं। सेना के अध्यक्ष तक ने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का एक रोल इस पूरी हिंसा के अंदर बताया है। अब इनको उसका उकसारा कौन था? दो किस्म के लोग थे, एक इनमिकल एलिमेंट्स, दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूशन जो चला रहे थे। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मालिकों के कई वीडियोस प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट्स के पास से मिले, जिसमें उनसे आह्वान किया जा रहा था कि जाओ इस स्कीम के विरोध में प्रदर्शन करो। जब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इस मामले में लपेटे में आए तो उनके सुर बदलते हुए दिखे। उन्होंने कहा, किसी को स्कीम पूरी तरह से नहीं पता है और ना ही किसी ने बताने का प्रयास किया। स्कीम के बारे में ना पता होते हुए भी प्रदर्शन करने का आह्वान किया गया कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के द्वारा। देश और देशवासियों के बीच फंसी स्कीम का भविष्य क्या होगा, वो भविष्य निर्धारित करेगा, परंतु इस पर भारत का भविष्य कैसे टिका है। वर्ष 2019 सीए का विरोध प्रारंभ होता है और पूरा देश भभक उठता है, सड़कें जाम हो जाती हैं और आंदोलन समाप्त होता है 2020 में कोविड के आने के बाद। पर 2021 का प्रारंभ फिर से किसान आंदोलन से हो जाता है। किसान के लिए किए गए रिफॉर्म्स लॉन्ग ड्यू थे और सुप्रीम कोर्ट की समिति की मानी जाए तो इन लॉज से 86% किसान प्रसन्न थे, परंतु 14% की जिद में हानि हुई उन 86% की। किसान आंदोलन के साए में बीता पूरा वर्ष 2021 और भारत में आंदोलन से या पब्लिक प्रॉपर्टी के नष्ट होने के कारण 48 लाख करोड़ रुपए की हानि हुई, आर्थिक हानि हुई, जो 2022-23 के पूरे बजट यानी 40 लाख करोड़ से 8 लाख करोड़ अधिक है। इन्हीं आंदोलनों की कड़ी में अब एक नाम और जुड़ रहा है, अग्निपथ। व्हाट्सएप ग्रुप्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट से निकली ये चिंगारी अब पॉलिटिक्स का अड्डा बन चुकी है। ऐसे प्रदर्शनों के चलते कैसे आशा की जाए कि देश तरक्की करेगा, परंतु इस सबसे उलट आज का सबसे बड़ा प्रश्न, क्यों लाई गई ये अग्निपथ स्कीम? जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक स्कीम कैसे समझ में आएगी? आज यदि दो देशों के बीच जंग होती है तो कौन सा देश जीतेगा? वो देश जिसके पास सेना में अधिक लोग हैं
और आउटरेटेड हथियार, पुराने विमान हैं, या वो देश जिसके पास सेना में तो कम लोग हैं परंतु दूसरे देश के कंपैरिजन में टैंक, फाइटर विमान, मिसाइल, ड्रोन, अत्याधुनिक शस्त्र अधिक हैं? उत्तर हम दोनों को ही पता है, फिर भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। दिवंगत सीडीएस बिपिन रावत जी ने 2.5 फ्रंट वॉर की बात कही थी। एक चीन, एक पाकिस्तान और आधा भारत का आंतरिक कलह। यदि वॉर होती है तो चीन और पाकिस्तान एक साथ मिलकर लड़ें, इस प्रोबेबिलिटी को कोई भी नकार नहीं सकता। और ऐसे में क्या भारत अभी की सेना और शस्त्रों के साथ अपने देश को बचा सकता है या उसे सशक्त करने की आवश्यकता है? प्रश्न आपसे है, कमेंट में आप इसे भी लिख सकते हैं। यदि इस प्रश्न का उत्तर हां है और आपको लगता है कि सेना को सशक्त करने की आवश्यकता है तो अग्निपथ स्कीम से यही कार्य किया जाएगा। इस प्रकार की किसी स्कीम की रिक्वायरमेंट 1989 से थी और आज इसे इंप्लीमेंट किया गया है। ये रिफॉर्म क्यों आया? ये रिफॉर्म लॉन्ग पेंडिंग था। सबसे ऊपर वाली आप स्टेटमेंट देखिए, ये स्टेटमेंट आज की नहीं है, ये 1989 की स्टेटमेंट है। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष और दिवंगत सीडीएस बिपिन रावत और सेना के कई एक्सपर्ट्स ने मिलकर इस स्कीम का गठन किया। इसको स्टडी करा गया पिछले 2 साल एंड ये सीरियस वर्क पहले तीनों चीफ जनरल रावत मिलके एंड कई लोगों से इसके बारे में डिस्कशन करी कि क्या क्या तरीके हैं, इसकी परसेंटेजेस कैसे करें। उसके अलावा हमने स्टडी करी बाहर के देशों की। और अग्निपथ योजना पर तीनों ही सेनाएं इतना बल इसलिए दे रही हैं क्योंकि भारत के पास 2 बड़ी समस्याएं हैं। एक, पूरे विश्व में भारत की आर्मी की एवरेज आयु सबसे अधिक यानी 32 वर्ष की है, जो 1989-90 में 30 वर्ष की थी, अब वो बढ़ रही है। इसका अर्थ क्या हुआ? यह एवरेज एज निरंतर बढ़ रही है और इसका कोई ना कोई समाधान निकालना अनिवार्य था। या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जिन आर्मी वालों को आप जवान कह रहे हैं वो 32 वर्षीय हैं, जो कि सपोजिटली 25-26 वर्ष के होने चाहिए। इसके अलावा एक और पहलू है जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, वो है बजट का। उसके बारे में आगे देखते हैं। भारत एक डेवलपिंग नेशन है और उसके पड़ोसी चीन और पाकिस्तान हैं। अत्याधुनिक हथियारों से लैस चीन की आर्मी पाकिस्तान के साथ मिलकर बहुत बड़ी फोर्स बन सकती है। भारत, जिसका डिफेंस बजट मात्र 5.25 लाख करोड़ या 70 बिलियन यूएसडी का है, वहीं चीन का डिफेंस बजट भारत से 3 गुना अधिक 200 बिलियन यूएसडी का है। पिछले वर्ष चीन ने अपने वार्षिक डिफेंस बजट में 7% की बढ़ोतरी की थी। चीन के पास 3500 टैंक, 33,000 आर्मर्ड व्हीकल, 3800 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 3600 टोड आर्टिलरी और 2650 रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं। वहीं भारत के पास 4,292 टैंक्स, 8,686 आर्मर्ड व्हीकल, 235 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 4,060 टोड आर्टिलरी और 266 रॉकेट प्रोजेक्शंस हैं। चीन के पास 21,83,000 का एक्टिव आर्मी पर्सनल है, जिसे चीन के जो शासक हैं जिनपिंग, उन्होंने 10 लाख से नीचे लाने का वो प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा 5,10,000 का रिजर्व ट्रूप है। दूसरी ओर भारत के पास 14,44,000 एक्टिव पर्सनल्स हैं और 21 लाख रिजर्व ट्रूप है। यदि दोनों को जमा कर लिया जाए तो चीन के पास 26 लाख के आसपास आर्मी मैन हैं, जो वो 15 लाख करना चाहता है, और भारत के पास 35.5 लाख। जंग योद्धाओं से जीती जाएगी या शस्त्रों से? फैसला लेने की घड़ी आ गई थी। भारत का डिफेंस बजट 5.25 लाख करोड़ का है, जिसमें 1.2 लाख करोड़ पेंशन का व्यय है। पूरे बजट का लगभग 23% हिस्सा सैलरी और पेंशन को मिला लिया जाए तो पूरे बजट का लगभग 55.5% हिस्सा चला जाता है। कैपिटल रिक्वायरमेंट में लगभग 30% बजट का भाग चला जाता है और 15% बचता है, जिससे आपको शस्त्र खरीदने हैं और बाकी अन्य कार्य करने हैं। यदि इसे भारतीय आर्मी के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। सैलरी, पेंशन देने में भारतीय आर्मी अपने बजट का, टोटल बजट का करीब 71% हिस्सा जो होती है वो व्यय कर देती है। वर्ष 2010-2011 में ये पूरे बजट का 60% यानी 60% हुआ करता था, जबकि डिफेंस बजट भी कम हुआ करता था। अब 71% है, 71% है। प्रॉब्लम निरंतर बढ़ रही है।
आधुनिकीकरण जो है उसका स्कोप ही कहां है? चीन के टैंक से भारत का जवान कैसे लड़ेगा? प्रश्न उठता है कि भारत को ताक पर रखकर इसी प्रकार से रिक्रूटमेंट जारी रहे या समस्या का समाधान ढूंढा जाए, और यदि समस्या का समाधान ढूंढना अनिवार्य है तो क्या भारत उसके लिए तैयार है? जानेंगे आगे।